नरेंद्र मोदी का जहाँ तक मेरा अपना ख्याल है कि उनका दो पहलू बहुत ही अहम है। एक सियासत जो उसमें बड़ी महारत हासिल है और दूसरी कि अपने मुल्क को आगे कैसे बढ़ाया जाए, ये दूसरी महारत है। उनका सेंटर में आने का जो तरीक़ा था वो बड़ी एक अहम तरीक़ा और बहुत ही इम्पोर्टेंट था, जो हर पॉलिटिशियन को ये अदा नहीं आता। एक बहुत ही मजे हुए पॉलिटिशियन की तरह मैं उनको समझता हूँ और इसी वजह से पूरे वर्ल्ड में मोदी का एक पोजीशन है पॉलिटिक्स के अंदर। और ख़ास तौर से आज के दौर में जैसे आपने श्री नरेंद्र मोदी का तज़किरा किया, हमारा मुल्क इस पोजीशन पे इस वक्त है कि बड़ी बड़ी मुल्क और बड़ी बड़ी तरक्की वाले मुल्क हमको इस काबिल समझते हैं कि हम उनकी मदद करें। मेरा मिलना होता है गवर्नमेंट में, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में, बाकी सरकार के लोगों में। हमने कभी इस तरह के अपने ऊपर कोई ख़ास दबाव नहीं किया। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी जहां की जड़ें जो हैं वो आज़ादी की लड़ाई से जुड़ी हुई हैं, जहां का नाम महात्मा गांधी के नाम से जुड़ा हुआ है और हमेशा से जामिया यूनिवर्सिटी एक राष्ट्रवादी यूनिवर्सिटी के तौर पर जाना जाता रहा है। लेकिन फिलहाल पिछले कुछ सालों से जामिया यूनिवर्सिटी को लेकर के एक अलग तरह का माहौल बना हुआ है। खास करके सीए एनआरसी के बाद से जामिया यूनिवर्सिटी को एक अलग नज़रिए से देखा जाता है। इन्हीं सब मुद्दों पे हम बातचीत करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के एक्टिंग वाइस चांसलर प्रोफेसर इकबाल हुसैन साहब। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आपने हमारे लिए इतना ज़्यादा कीमती वक्त निकाला। जैसा कि आपने सुना सर कि एक पिछले कुछ सालों से जामिया यूनिवर्सिटी की छवि बदली हुई है। खास करके सीए एनआरसी प्रोटेस्ट के बाद से लोग एक अलग नज़रिए से इस यूनिवर्सिटी को देखते रहे हैं, जबकि ये शुरू से ही एक राष्ट्रवादी यूनिवर्सिटी के तौर पर जाना जाता रहा है। सर, आप मानते हैं कि ऐसा हुआ है, छवि बदली है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा कर दूं कि आपने टाइम निकाल करके हमारी बात अपने श्रोताओं तक पहुंचाई। ये बात बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जामिया मिलिया इस्लामिया की पैदाइशी खिलाफत मूवमेंट से हुई और उसमें बढ़ चढ़ करके जामिया मिलिया के टीचर्स और स्टूडेंट सब ने हिस्सा लिया और वही फ़िलासफ़ी अब तक जामिया मिलिया ने अपनाया है। और जामिया मिलिया एक बहुत ही सेकुलर यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है और नेशनलिस्ट यूनिवर्सिटी है। जहाँ तक आप पिछले सालों की छवि की बात कर रहे हैं, देखिए कभी ये यूनिवर्सिटी जो है हमारी सेंटर में है। जब भी कोई चीज़ पॉलिटिकल वे में शुरू होती है तो सबसे पहले जामिया मिलिया पे उसका असर पड़ता है जी। और बाकी और यूनिवर्सिटियों पे पड़ता है, लेकिन ज़्यादातर जो सेंसिटिव मामले होते हैं वो लोग जो हैं जामिया से जोड़ देते हैं। सच्चाई तो ये है कि जामिया ने कभी इन सब चीज़ों को या पॉलिटिकल किसी भी इशू को अपना इशू नहीं बनाया, लेकिन मैंने जैसे बताया कि ये सेंटर में है, यहाँ पे सियासत बड़ी जल्दी उभर करके इस यूनिवर्सिटी को इन्गल्फ कर लेती है। तो वो भी इसी का एक हिस्सा था। और जामिया के लड़कों को, जो बहुत ही कम मकदार में लड़के थे, ज़्यादातर कुछ बाहर के एलिमेंट्स भी उसमें थे, जैसे तस्वीरों में आपने देखी और जो चीज़ें उससे उभर करके आई। लेकिन ये जामिया के एडमिनिस्ट्रेशन के एफिशिएंसी है कि फ़ौरन उस पर कंट्रोल कर लिया गया सरकार के वेरियस एजेंसीज़ की मदद से, और उसके बाद
अभी तक उसका कोई असर नहीं है। जी हाँ, उस वक्त मैंने चूँकि मैं यहीं पे था, मैंने देखे थे उस टाइम काफ़ी एक अलग तरह का माहौल यहाँ पे दिख रहा था। बाकी सर एक और आपका बयान है जो काफ़ी चर्चित रहा है, और वो ये बयान कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज को लेकर के आपने ये बयान दिया था कि जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मेडिकल कॉलेज का नाम पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पे हो सकता है, तो फिर जामिया मिल्लिया इस्लामिया में अगर जो मेडिकल कॉलेज जो बन रहा है उसका नाम नरेंद्र मोदी के नाम पे क्यों नहीं हो सकता है? सर इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, ये कोइंसिडेंस है जी कि ये दोनों यूनिवर्सिटियां माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के नाम से जानी जाती हैं, जी जिस पे माइनॉरिटीज़ का काफ़ी भला होता है इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ के रहने से। और AMU जो है इससे पुरानी यूनिवर्सिटी है और बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। वहाँ पे जो डिपार्टमेंट्स हैं, फैकल्टीज़ हैं, वो उस तरह की फैकल्टीज़ यहाँ पे भी हैं, लेकिन एक चीज़ जो कमी यहाँ पे रहती है और खलती है वो मेडिकल कॉलेज है। जी इत्तेफाक की बात यह है कि वहाँ पे जब मेडिकल कॉलेज का ग्रांट मिला और मंजूरी मिली, तो वहाँ के उस वक़्त के जो लोग थे उन्होंने उसका नाम उस वक़्त के प्राइम मिनिस्टर के जो बहुत ही मशहूर और पॉपुलर लीडर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके नाम पे वो रखी गई। देखिए, हालात बदलते हैं, सियासत बदलती है, वक्त बदलता है। इस वक्त ये यूनिवर्सिटी काफ़ी तेज़ी से आगे तरक्की की राह पे गामज़न है और हमारे यहाँ 12 फैकल्टीज़ हैं, तकरीबन 42 डिपार्टमेंट्स हैं और जितने मॉडर्न एजुकेशन हैं सबके हम यहाँ पे डिपार्टमेंट्स हैं। लेकिन जो कमी है वो मेडिकल कॉलेज की है। तो मैंने उसी नज़रिए से कि उस वक़्त जब जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज AMU को मिला और वहाँ पे उसकी स्थापना हुई, तो आज के दौर में जो हमारी हुकूमत है और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के लीडरशिप में जो मुल्क जिस तरीके से तरक्की कर रहा है, तो अगर इनके नाम पे हम मेडिकल कॉलेज रखें तो ये बड़ी एक खुशाइन बात होगी कि हिंदुस्तान के अंदर जो माइनॉरिटीज़ की जो पोजीशन है, ख़ास तौर से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के इन दो इदारों के लिए कि एक प्रधानमंत्री के नाम पे एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का नाम रखा गया, मेडिकल कॉलेज का नाम रखा गया, तो दूसरे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन जो सेंटर में है, इसमें अगर मेडिकल कॉलेज की स्थापना होती है तो इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर के नाम पे रखा जाए, ये बहुत ही अच्छी बात होगी मेरे लिए। जैसा कि सर मेडिकल कॉलेज की हम लोग बात कर रहे हैं, तो मेडिकल कॉलेज को लेकर के कहा जा रहा है कि ये कागज़ी है, अभी ज़मीनी तौर पे ये इसे नहीं उतारा गया है, तो सर ये कब तक ज़मीनी तौर पे उतारा जा सकता है? देखिए, हर चीज़ का आगाज़ पहले कागज़ से होती है। इन प्रिंसिपल सरकार ने इस बात को एग्री कर लिया कि यहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, लिहाजा हमें कागज़ पे इसकी मंजूरी मिल चुकी है कि आप मेडिकल कॉलेज आपके यहाँ होना चाहिए। अब दूसरा स्टेप उसके ग्रांट का होगा, उसकी स्थापना की होगी और बाकी उसको जो भी प्रोसेस है वो शुरू किया जाएगा। तो यही वक्त है कि अब हम आगे की रणनीति तय करें और उसी का ये एक कड़ी है जो मैंने आपको बताया। सर शुरू में हमने बात की कि जामिया यूनिवर्सिटी की छवि जो है वो पिछले कुछ सालों में बदली है, खास करके CA NRC के बाद से, जबकि एक दूसरा पहलू ये है कि जामिया यूनिवर्सिटी जो है वो टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ में हमेशा से रहा है और इसके साथ साथ यहाँ से UPSC बहुत सारे स्टूडेंट्स क्लियर करते हैं, IAS ऑफिसर बनते हैं। तो आखिर वो कौन लोग हैं जो यूनिवर्सिटी की छवि को बदलने की कोशिश कर रहे हैं? क्या इसके पीछे सर आपको कुछ ख़ास तरह की मंशा दिखाई देती है? देखिए, मैं नहीं समझता हूँ कि जामिया के अंदर न ही छात्रों की कोई मंशा है और न शिक्षकों की कोई मंशा है। इसकी ये वाहिद ये सबूत है कि हमारी यूनिवर्सिटी इन सारे बाहर के जो एलिमेंट्स हैं जो मुस्तकिल ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं कि इसकी छवि बिगाड़ी जाए, उसके बावजूद
जो आज आपने बताया कि NRIF में जी। ये टॉप रैंक पे है, इसके पास एक्रेडिशन जो नेशनल एक्रेडिशन होता है A++ है और मुस्तकिल ये तरक्की के रास्ते पे गामजन है। अगर इसमें कहीं भी अगर जामिया के लोगों का, चाहे छात्र हों या टीचर हों, अगर इनका कोई भी इस तरह का रोल होता तो हम ये तरक्की की मंजिल नहीं तय कर पाते। जी। लेकिन मैंने बताया कि ये चूँकि यूनिवर्सिटी सेंटर में है, सियासत जैसे कहीं रंग बदलती है तो उसमें इसकी इज्जत में लोग इसको भी कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। जी। लेकिन जैसे पहले आपने CA का भी उदाहरण दिया, और बहुत जल्द यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार, इन सारों की मदद से इनको हम लोग कैप्चर कर लेते हैं और इसको ओवरकम कर लेते हैं। जी सर, आप जामिया यूनिवर्सिटी में अभी फ़िलहाल एक्टिंग वाइस चांसलर के तौर पे कार्यरत हैं। ऐसा आरोप लगता रहा है इस गवर्नमेंट के ऊपर, जो अभी मौजूदा सरकार है, कि इनका कह सकते हैं कि दखल अंदाजी यूनिवर्सिटीज़ पे बहुत ज़्यादा होता है। आपने क्या कभी इस तरीके का कोई दबाव महसूस किया सर? देखिए, एक तो मैं अभी 2 महीने से ऑफिशिएटिंग वाइस चांसलर हूँ। जी। मेरा मिलना होता है गवर्नमेंट में, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में, बाकी सरकार के लोगों में। हमने कभी इस तरह के अपने ऊपर कोई ख़ास दबाव नहीं पाया। जी। और मैं यहाँ पूरे 24 घंटा में 12 घंटा तो मैं इस ऑफिस में रहता हूँ और यूनिवर्सिटी का मैं देखता रहता हूँ, डिपार्टमेंट्स में भी जाता हूँ। कहीं पे कोई एक किस्म के कोई डिस्टर्बेंस में नहीं पाया, और न सरकार कोई इस तरह की हमारे ऊपर कोई दबाव देती है। ठीक है सर, जामिया यूनिवर्सिटी में ख़ास करके इस गवर्नमेंट के ऊपर, बीजेपी गवर्नमेंट के ऊपर ये आरोप लगता रहा है कि जो गवर्नमेंट है वो एंटी मुस्लिम गवर्नमेंट है, मतलब ये आरोप लगता है। ठीक है, वहीं बीजेपी जो केंद्र सरकार है वो अल्पसंख्यकों को बढ़ाने के लिए बहुत सारे स्कीम्स उन्होंने निकाले, खास करके बहुत सी चीज़ें थी जैसे ट्रिपल तलाक और भी मुद्दे थे जिसको ख़त्म किया, और वो लगातार चाह रही है कि अल्पसंख्यक खास करके जो मुस्लिम समुदाय है वो मुख्य धारा से जुड़ सके। तो क्या आप सर ये मानते हैं कि क्या बीजेपी वाकई जो है एंटी मुस्लिम पार्टी है, इस जिस तरीके से आरोप लगता रहा है, आप इसे किस तरीके से देखते हैं सर? देखिए, जहाँ तक ट्रिपल तलाक और ये सब की चीज़ें हैं, सिर्फ सरकार इसके ज़िम्मेदार या इस पे कोई इस तरह कदम नहीं उठाया। जी। सबसे पहले मसला कोर्ट के अंदर आता है। जी। कोर्ट में जिस तरीके की चीज़ें का फैसला होती है, कोर्ट अपने कानून के हिसाब से फैसला देती है। जी। और जिस तरह से कोर्ट का फैसला आता है, अगर सोसाइटी में प्रैक्टिस कोई कानून के ख़िलाफ़ है तो उस फैसले को सरकार जो है वो कानून के ज़रिए वो मेन सोसाइटी में बदलने की कोशिश करती है। यही प्रतिक्रिया चाहे जो भी रिलीजन से रिलेटेड चीज़ें हुई हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें होती हैं जब सोसाइटी बदलती है, लोगों के वैल्यूज़ बदलते हैं और किसी चीज़ का मिसयूज़ किया जाता है। जैसे ट्रिपल तलाक कोई एक बैक चीज़ नहीं आ गई। जब मुस्लिम औरतें या गरीब मुस्लिम औरतें पे इस तरह के जुल्म होने लगे और वो बात उजागर हो कर के कोर्ट के आंगन में आई और कोर्ट ने इस तरह का फैसले लिए, उसके ऊपर जब एम्पेरिकल रिसर्च किया गया और एक लंबी कतार पाई गई इस तरह के सोसाइटी में जो चीज़ें हो रही हैं, और फिर जो कोर्ट ने मजहबी जो प्रैक्टिस हैं उनको कंपेयर किया सोसाइटी के जो हालात हैं, और जो फैसले उन्होंने मुनासिब समझे वो दिए, उसके फैसले के मुताबिक कानून में बदलाव लाया गया। ठीक। एक और चीज़ है सर कि हमेशा से मतलब बीजेपी के ऊपर ऐसा ये कहा जाता रहा है कि जैसे कि मैंने आपको पहले जिक्र किया कि इसके ऊपर आरोप लग रहा है कि एंटी मुस्लिम ये पार्टी है या फिर मुसलमानों को दबाने का काम करती है, ऐसा आरोप रहता है बीजेपी के ऊपर। वहीं एजुकेशन में बहुत सारे बदलाव किए गए हैं एजुकेशन सिस्टम पे, ख़ास करके अगर हम पिछले गवर्नमेंट से तुलना करें जो मौजूदा गवर्नमेंट है उससे, तो सर आपको क्या लगता है कि जो
बीजेपी जो केंद्र में मौजूदा गवर्नमेंट है जिसकी, वो मुसलमानों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए ऐसा क्या कर रही है उनके उत्थान के लिए जो पिछली सरकारों ने नहीं किया, खास करके सर एजुकेशन सिस्टम के हवाले से अगर बात की जाए? देखिए, इसमें मैं नहीं समझता हूँ कि सरकार ने जी माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ कोई ख़ास रूल बनाए जी या उनके लिए कोई डिफरेंट स्टेप लिए हैं जी उनके एजुकेशन के ताल्लुक़ से। जैसे कि अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बनाई जी गई। हर एक वक्फे के बाद एजुकेशन पॉलिसी में जी तब्दीली लाई जाती है, चेंजेस लाए जाते हैं, क्योंकि हमको कंपेयर करना है कि सोसाइटी जो बदल रही है, जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो चेंजेस हो रहे हैं, जी वहाँ पे जो इन्वेंशंस हो रहे हैं, तो इस तरीके से हर कंट्री के अंदर ग्लोबल लेवल पे एजुकेशन के फील्ड में एक रिवोल्यूशन आ रहा है। तो जब तक हम ग्लोबल लेवल पे दूसरे कंट्री के साथ नहीं चलेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। और जैसे कि नरेंद्र मोदी जी का नारा है कि हमको विश्व गुरु होना है, तो जब तक हम और मुल्कों के और देशों के साथ साथ जो वो तरक्की के रास्ते पे चल रहे हैं उनके बराबर हो करके हम नहीं चलेंगे तो हम पीछे हो जाएंगे। यही वजह है कि आज जो हमारा NEP 2020 जो लागू हो रहा है, ये बेसिकली जो दूसरे मुल्क में प्रैक्टिस ऑलरेडी हो रही है वो हम शुरू कर रहे हैं। और अगर ये हमने पूरा एडॉप्ट कर लिया तो हम एजुकेशन के फील्ड में हर मुल्क के बराबर हो जाएंगे, जो पर्टिकुलरली जो डेवलप्ड कंट्री हैं। और हम जामिया की जो मैं बात बता दूं कि हमारे पास तकरीबन 70 मुल्कों से MOU है। जी आज भी बाहर आप निकल के देखें, एक बस लगी हुई है, तो बाहर के मुल्कों के लड़के और टीचर्स आते हैं हमारे यहाँ के लड़के और टीचर्स बाहर जाते हैं। हमारे यहाँ एक्सचेंज प्रोग्राम होता है ताकि हम देखें कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, और जो डेवलप कंट्री के लड़के हैं उनके यहाँ एजुकेशन पॉलिसी और उनके यहाँ पढ़ाने का जो अंदाज़ है उसमें क्या फ़र्क है, तो हम एडॉप्ट करते हैं। वहाँ के टीचर भी आकर के यहाँ पे पढ़ाते हैं, लड़के भी आकर के यहाँ 1 सेमेस्टर 2 सेमेस्टर पढ़ करके, और हमारा ऐसा एग्रीमेंट है कि जब लड़के यहाँ पे 1 सेमेस्टर पढ़ेंगे तो उनको क्रेडिट का वैल्यू दी जाएगी, वो अपने यहाँ रिज़ल्ट में जोड़ते हैं। हमारे बच्चे जब बाहर जाते हैं वहाँ पे पढ़ाई करते हैं तो उनकी क्रेडिट हम उनके रिज़ल्ट में जोड़ते हैं। तो इस तरीके से जो हमारी नई पॉलिसी है, इससे वो दिन दूर नहीं है कि हम किसी मुल्क से पीछे नहीं रहेंगे, ख़ासतौर से एजुकेशन के मसले। जी सर, आपने विश्व गुरु की बात की, और चूँकि आप शुरू से एकेडमी से जुड़े रहे हैं, और इंडिया का जो अभी फॉरेन पॉलिसी है, विदेश नीति को लेकर के भी ये कहा जाता है कि जो विदेश नीति है वो पिछले जब से PM मोदी ने सत्ता संभाली है तब से काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हुई है विदेश नीति। चाहे आप बात कर लीजिए रूस यूक्रेन के युद्ध की, उसमें भारत की मध्यस्थता की बात की जाती है, और अमेरिका जैसा देश ये चाहता है कि भारत जो है मीडिएटर का काम करे। चाहे इजराइल हमास के बीच जो युद्ध है उसमें भी भारत एक अहम किरदार निभाता है। तो इस तरीके से सर विदेश नीति, और ख़ास बात यह है कि अमेरिका जैसे देश जो हैं वो भारत के ऊपर ये दबाव बनाते हैं कि आप रशिया से सारे कॉन्टैक्ट ख़त्म कर लीजिए, व्यापारिक संबंध ख़त्म कर लीजिए, लेकिन इसके बावजूद भारत जो है वो अपना स्टैंड रखता है, वो न्यूट्रल रहता है, और ना ही वो उनके सामने डरता है, जो कि ये सारी चीज़ें पहले नहीं हुआ करती थी। तो कुल मिलाकर के विदेश नीति की बात की जाए, और विश्व गुरु का आपने जिक्र किया, तो सर मानते हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो भारत को वाकई विदेश नीति के तौर पर मजबूत बना रही हैं? देखिए, आपने अपने सवाल का जवाब खुद ही दे दिया जी कि जहाँ पे डेवलप कंट्री के बीच डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं जी, तो वहाँ पे वो देश जो है जो ऑलरेडी डेवलप्ड हैं वो चाहती हैं कि हमारे ताकत के मुताबिक, हमारे ताकत के बराबर कोई ऐसा आदमी मिले जो हमारे अंदर मीडिएशन करे। जी isn't it? तो अब हमारा मुल्क आज़ादी के बाद, पहले तो हम गुलाम थे, हमारा कोई पोजीशन नहीं थी, लेकिन इस 75 ईयर्स में जो हमारे मुल्क जिस तरह से, जितनी तेज़ी से तरक्की किया, और ख़ास तौर से आज के दौर में जैसे आपने श्री नरेंद्र मोदी का तस्करा किया, हमारा मुल्क इस पोजीशन पे इस वक्त है कि बड़ी बड़ी मुल्क और बड़ी बड़ी तरक्की वाले मुल्क
हमको इस काबिल समझते हैं कि हम उनकी मध्यस्थता करें। जी। तो ये बहुत बड़ी बात है। सर आखिरी सवाल, नरेंद्र मोदी, सीधा सा सवाल है, नरेंद्र मोदी को लेकर के आप क्या सोचते हैं? नरेंद्र मोदी का जहाँ तक मेरा अपना ख्याल है जी। कि उनका दो पहलू बहुत ही अहम है। जी। एक सियासत जो उसमें बड़ी महारत हासिल है, जी। और दूसरी कि अपने मुल्क को आगे कैसे बढ़ाया जाए, ये दूसरी महारत है। जी। और ये दोनों को बहुत बैलेंस करके वो चलते हैं। जी। सियासत में जब वो आए, जब उनकी एंट्री सेंटर के सेंटर उसमें आई, तो वो बड़ी बुरे कंडीशन में गुजरात से निकले, लेकिन उस हालात को उन्होंने बड़ी जल्दी ओवरकम कर लिया। जी। लोगों का दिल जल्दी से जीता और ये बताया कि हम मुल्क के लिए हैं, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए नहीं, किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए नहीं। जी। और उनका सेंटर में आने का जो तरीक़ा था वो बड़ी एक अहम तरीक़ा और बहुत ही इम्पोर्टेंट था, जो हर पॉलिटिशियन को ये अदा नहीं आती है। जी। न उनको इस बात का नॉलेज है। तो एक बहुत ही मजे हुए पॉलिटिशियन की तरह मैं उनको समझता हूँ, और इसी वजह से पूरे वर्ल्ड में मोदी का एक पोजीशन है पॉलिटिक्स के अंदर। जी। दूसरा उनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये कि सियासत में रह के मुल्क को आगे कैसे बढ़ाया जाए। उसका मैं एक उदाहरण आपको दे दूं कि पिछले 11 नवंबर से उन्होंने एक नारा दिया, विकसित भारत @2047। जी। और सारे मुल्क के जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके यूनिवर्सिटीज़ के लड़के और टीचर्स को वो एड्रेस किया उन्होंने, और वहाँ से एक मुहिम चली इस बात की कि आज का जो नौजवान जिसकी उम्र 20 से 25 साल की है, 47 तक पहुँचते पहुँचते वो 50 साल के आसपास हो जाएगा, और पूरे हिंदुस्तान का बागडोर उस एज के लड़कों का होगा। जो आज 25 के हैं वो 50 साल के हो जाएंगे। जी। तो जिस तरीके से पूरा वर्ल्ड एक तरक्की की रोड में लगा हुआ है, तरक्की की रेस में लगा हुआ है, तो वो 25 साल के बाद पूरे वर्ल्ड का क्या पोजीशन होगी, वो किस स्टेज पे होगा। तो अभी से नरेंद्र मोदी जी ये चाहते हैं कि हमारा नौजवान ये इमेजिन करे कि 25 साल के बाद हिंदुस्तान की क्या पोजीशन हो, क्या इमेज हो, कि हम किसी भी मुल्क से पीछे नहीं रहे, बल्कि आगे होके विश्व गुरु की लाइन में हम लग जाएं। चलिए, तो चूँकि सर आप जामिया यूनिवर्सिटी में अभी कार्यरत हैं, सारी बागडोर आप संभाल रहे हैं, तो सर जामिया यूनिवर्सिटी को सर आप आने वाले 5 सालों में, 10 सालों में, या फिर किस तरीके से आप यूनिवर्सिटी को और आगे बढ़ाने में किस तरीके का योगदान देना चाहते हैं, या फिर ऐसा क्या कुछ करना चाहते हैं जो यूनिवर्सिटी बहुत मतलब आगे बढ़े? देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा कि यूनिवर्सिटी को सबसे जो पॉजिटिव चीज़ है इस यूनिवर्सिटी के लिए कि ये सेंटर में जी। हमारे यहाँ पूरे मुल्क से लड़के आते हैं, जी। पूरे हिंदुस्तान के, बल्कि हिंदुस्तान के बाहर से 25 कंट्री से लड़के यहाँ आते हैं, और हर साल जो आने वालों की तादाद है वो बढ़ती जा रही है। किसी ज़माने में यहाँ 5-6 हज़ार लड़के थे, आज हमारे पास 35,000 लड़के हैं, और इनके लिए हॉस्टल, डिपार्टमेंट्स और आसपास के इलाकों में जामिया के लड़कों से, जामिया के टीचर से पूरा ये इलाका भरा पड़ा। हमारा ये रहता है कि जो भी नई टेक्नोलॉजी आए, जो वर्ल्ड फेमस टेक्नोलॉजी है, चाहे टीचिंग के मैदान में हो या इन्वेंशन के मैदान में हो, एडमिनिस्ट्रेशन के मैदान में हो, हम न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। एक ज़माना तक हम लोग चौक डस्टर ले करके ब्लैक बोर्ड पे लिखते थे, आज स्मार्ट क्लासेस हैं। और लड़के इस वक्त
हार्ड कॉपीज कम देखते हैं, डिजिटल ज़्यादा देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर लॉ पढ़ाता हूँ तो हम बेयर एक्ट लेकर के जाते हैं, उसका सेक्शन पढ़ते हैं। जी लड़का वो अपने आईपैड पर निकालता है, वो हमसे आगे देखने लगता है, जी इज़न्ट इट? जो केस हम नहीं जानते हैं उससे पहले पढ़ करके लड़के को। तो मैं ये बता रहा हूँ कि आजकल का साइंस एंड टेक्नोलॉजी इतना डेवलप कर गया है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में उसकी बड़ी तरक्की हो रही है और ओल्ड जो स्टाइल टीचिंग का वो ख़त्म हो चुका है, जी इज़न्ट इट? तो हम नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्लासेस में करें, टीचिंग में करें, लड़कों को बताएं, ताकि हम बहुत ही आगे जल्द से जल्द बढ़ें। तो ये हमारा एक ख्वाब है जी कि जितने न्यू एजुकेशन हैं, कंटेम्प्रेरी एजुकेशंस हैं, सबके डिपार्टमेंट्स हम खोलें और लड़के हमारे बाहर जाएं, और जाते भी हैं। जी मैं समझता हूँ कि 10% लड़के तो बाहर के मुल्कों में चले जाते हैं और वहाँ से आते भी हैं, फिर नेशन की अपनी खिदमत भी करते हैं। जी। तो कुल मिलाकर के आपने सुना सर को कि किस तरीके से वो एजुकेशन को आगे बढ़ाने का उन्होंने एक तरीका बताया, किस तरीके से वो सारी चीज़ें उन्होंने बताई कि जो नई टेक्नोलॉजी है उसके इस्तेमाल से हम कैसे एजुकेशन सिस्टम को आगे बढ़ा सकते हैं और ख़ास करके जामिया यूनिवर्सिटी को कैसे आगे लेकर के जा सकते हैं। इसके अलावा सर ने विदेश नीति, नरेंद्र मोदी, राम मंदिर और देश में जो माहौल चल रहा है उन सारी मुद्दों पर सर ने बहुत ही बेबाकी के साथ बात की। इसके लिए सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद।